स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। विकास दुबे के एनकाउंटर का सबसे बड़ा सवाल वो गाड़ी थी जो हादसे का शिकार हुई। एबीपी गंगा ने तब आशंका जताई थी कि एनकाउंटर में हादसे वाली गाड़ी और विकास जिस गाड़ी में सवार था वो दोनों अलग अलग थी। हालांकि तब आईजी कानपुर ने विवाद पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि गाड़ी नहीं बदली गई। हालांकि उनके इस दावे को खारिज करते हुए एसटीएफ ने गाड़ी बदलने की बात मान ली थी। अब एक बार फिर पुलिस की एफआईआर से एबीपी गंगा की आशंका पर मुहर लग गई है। क्या विकास दुबे के एनकाउंटर पर कानपुर पुलिस ने बोला झूठ? एनकाउंटर पर उठते सवालों के बीच सच साबित हुई एबीपी गंगा की आशंका। आईजी मोहित अग्रवाल का विकास दुबे की गाड़ी बदलने का दावा गलत निकला। पुलिस की एफआईआर में सामने आया एनकाउंटर के सवालों का सच। विकास दुबे के एनकाउंटर पर उठते सवाल सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गए हैं। इस मामले में सुनवाई के लिए यूपी सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वक्त मांग चुके हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट राजी भी हो गया। हैदराबाद की तर्ज पर इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने आयोग बनाने के संकेत दिए हैं। इसमें अब आगे की सुनवाई 20 जुलाई को होने की उम्मीद है। सवाल सुनवाई का नहीं है, बल्कि एनकाउंटर में पुलिस की अलग अलग कहानियों का है। कैसे सुनवाते हैं? दावा नंबर 1, बदल गई गाड़ी। विकास दुबे का जिस दिन एनकाउंटर हुआ और गाड़ी को लेकर सवाल उठे, उस दिन आईजी मोहित अग्रवाल ने गाड़ी नहीं बदले जाने की बात कही। सच, एसटीएफ ने देर शाम सफाई दी कि विकास की गाड़ी सुरक्षा कारणों से बदली गई। पुलिस की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में भी गाड़ी बदलने की बात कही गई। हालांकि गाड़ी कहां बदली गई, इसका जिक्र एफआईआर से गायब। दावा नंबर 2, उज्जैन से टीवीयू में बैठा था विकास दुबे की रिमांड के लिए 3 पुलिस टीमें लगाई गई। ग्वालियर में पहले से मौजूद यूपी एसटीएफ की टीम डीएसपी टीबी सिंह के साथ उज्जैन चली गई। दूसरी टीम सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह की अगुवाई में एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ से उज्जैन भेजी गई और तीसरी टीम कानपुर पुलिस की, जिसमें मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी की अगुवाई में भेजी गई। गुना मध्य प्रदेश में एसटीएफ ने विकास दुबे को कानपुर पुलिस के इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी के हवाले किया। कानपुर पुलिस के पास टीयूवी 300 गाड़ी रही, बावजूद इसके विकास हर टोल में सफारी में बैठा नजर आया। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद से ही मीडिया लगातार इस मामले को फॉलो कर रहा है। खुद एबीपी गंगा भी विकास दुबे के सफर का गवाह बना और जितने भी टोल हमें दिखे उसमें विकास दुबे सफारी में ही नजर आया, वो भी कानपुर तक। जो विकास दुबे रास्ते भर यूपी एसटीएफ की सफेद रंग की टाटा सफारी में बैठा नजर आ रहा था, वो आखिर कानपुर की सरहद में पहुंचने के बाद क्यों कानपुर पुलिस की टीयूवी गाड़ी में सवार किया गया, और ऐसे क्या हालात थे जिसके चलते यूपी एसटीएफ को लगा कि यहां गाड़ी बदलना बेहद ज़रूरी हो गया और वही गाड़ी आगे जाकर पलट जाती है। विकास दुबे भागने की कोशिश करता है और एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। कानपुर में आखिरी टोल पर जब विकास दुबे को सफारी में देखा गया तो उसके बाद विकास की गाड़ी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का माकूल जवाब पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि अगर यह सुरक्षा का मसला था तो फिर कानपुर में ही ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि विकास की गाड़ी जब पूरी रात नहीं बदली गई
तो अचानक सुबह में गाड़ी बदलने का ख्याल कहां से आया? वो भी तब जब भारी बरसात हो रही थी। पुलिस के इस एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच से भी जाहिर है इन सवालों के जवाब जरूर टटोलेगी। सिर्फ जांच ही नहीं बल्कि कोर्ट भी इसे लेकर यूपी पुलिस की कार्रवाई को बारीकी से देखेगी। कानपुर के सचेंडी थाने में विकास दुबे एनकाउंटर में दर्ज कराई गई यूपी एसटीएफ की एफआईआर की माने तो विकास दुबे को रास्ते भर बदल बदल कर गाड़ियों में रखा गया, लेकिन असल तस्वीरें जो सामने आई वहां कहीं भी विकास दुबे कानपुर पुलिस की टीयूवी गाड़ी में दिखाई ही नहीं पड़ा। रास्ते भर विकास दुबे सिर्फ यूपी एसटीएफ की टाटा सफारी में ही दिखाई पड़ा और वो भी बीच की सीट में। ऐसे में यूपी एसटीएफ की दी गई दलील और असल में सामने आई तस्वीरें विरोधाभास खड़ा करती हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे एनकाउंटर की थ्योरी पर सवाल। पुलिस जो भी कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि एनकाउंटर के हालात पर जो दलीलें रखी हैं उनमें दम तो जांच एजेंसियों के एंगल और कोर्ट के रुख पर तय होगा। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कानपुर एनकाउंटर मामले में पुलिस की चुनौतियां कोर्ट में भले ही बढ़नी तय मानी जा रही हो, लेकिन उसकी नीयत की परीक्षा कानपुर के दूसरे मामले में भी ले रहे हैं। अब एक नए मामले से कानपुर पुलिस सवालों में है। एक युवक के अपहरण केस में पुलिस की कार्यशैली कटघरे में है, जिसमें फिरौती के पैसे पुलिस के कहने पर दिए जाने की बात है। पूरे मामले को समझिए इस रिपोर्ट में। विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। चौबेपुर थाना के एसओ विनय कुमार तिवारी की गिरफ्तारी के बाद 58 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन पुलिस की हरकतें सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। विकास दुबे एनकाउंटर और बिकरू कांड अभी ठंडे भी नहीं हुए हैं कि अब एक और मामले ने उसकी फजीहत करानी शुरू कर दी है। ताजा मामला एक शख्स के अपहरण से जुड़ा है, जो कि जिले के बर्रा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा। हमारा एक ही भाई है, हमारा एक चिराग है। अपहरण के इस मामले में बताया गया है कि युवक पैथोलॉजी में काम करता है और लौटते वक्त गायब हो गया था। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने फोन कर परिवार से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बकौल परिवार वो इस मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया, जिसमें पुलिस ने परिवार को अपराधियों तक पैसा पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया। अगवा युवक संजीत की बहन के मुताबिक पैसे देने जब पिता पहुंचे तो आसपास थानेदार समेत कई पुलिस वालों ने अपना जाल बिछाया हुआ था, लेकिन हकीकत ये है कि न तो अपराधी पकड़े गए, न युवक वापस आया और न ही रकम लौट पाई। अब परिवार ने इंसाफ के लिए आला अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस से शिकायत है, पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस एक सब साथ में थी, नीचे हाईवे से उसने पैसा बिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा बिकवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे, देख लेना चमन लाल नीचे पैसा बिकवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्त और मेरा बुआ का लड़का लगा था, उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया, मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा। कह रहा है पैसा आपके साथ टीम थी तो आपने नीचे टीम क्यों नहीं लगाई? आपके साथ टीम थी तो क्या कर रही थी टीम आपकी? हमें बताइए, हमें हमारा भाई दीजिए। इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें अपहर्ताओं ने रकम लेने के लिए न केवल युवक के पिता पर नजर बनाए रखी, बल्कि पैसा लेकर उसे धोखा भी दिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि परिवार जो बयान दे रहा है वो गलत है। बावजूद इसके पुलिस एसओजी और दूसरी टीमें लगाकर अपहृत युवक की तलाश का दावा कर रही है।
देखिए, ये गलत बातें हैं। पुलिस के सामने अगर पैसा दिया गया और अपहरण वाला नहीं आ पाया, ये बहुत ही खेद का विषय है। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और ये सरासर गलत आरोप पुलिस पे लगाए जा रहे हैं। पुलिस इसमें पूरी मेहनत से काम कर रही है और जल्दी हम इस केस को क्रैक करेंगे। हालांकि 24 घंटे बाद ही अपहृत संजीत की बहन अपने बयान से पलट गई और उसने बैग में पैसे होने की बात से इनकार कर दिया और पुलिस के बयान से मिलता जुलता बयान देते हुए कहा है कि बैग में कपड़े रखे गए थे। अब सवाल उठता है कि क्या पीड़ित परिवार पर कोई दबाव पुलिस या प्रशासन की तरफ से डाला जा रहा है, जिसकी वजह से वो बयान पलटने को मजबूर हुआ है। पैसे वाली बात झूठी, मुझसे लोगों ने कहा था कि आप ऐसे करिए तो पुलिस की तेजी होगी काम में। इतने दिन हो गए थे लेकिन मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब सर ने टीम लगाई है तो मुझे उम्मीद है, कप्तान सर की टीम से मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई 4 दिन में मुझे मिल जाएगा। ये 30 लाख वाली जो बात है ये झूठी है? जी झूठी। तो बैग में पैसे नहीं थे? ये पूरा मामला एक बार फिर पुलिस की कलई खोल रहा है, क्योंकि रंगे हाथ पकड़ने के लिए पुलिस की तैयारियों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑडियो क्लिप से साफ है कि अपहर्ता युवक के पिता पर पूरी नजर बनाए हुए थे, जबकि पुलिस पीड़ित का मोबाइल सर्विलांस पर होने के बावजूद अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई। सवाल ये भी है कि पुलिस ने परिवार को पैसा पहले देने को क्यों कहा। अपराधी के हाथ न आने पर पुलिस परिवार के आरोपों को झूठा बताकर क्या अपनी गर्दन बचाना चाहती है? पुलिस के बयानों में झोल क्या किसी मिली भगत की तरफ इशारा करता है? क्योंकि युवक का अपहरण 22 जून को हुआ था, तकरीबन 1 महीने होने को है। ऐसे में पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई प्रोग्रेस न होना, विक्रू कांड के बाद परिवार का मीडिया के सामने आना, क्या उसकी चुनौतियों को बढ़ाने वाला है? इसलिए इस मामले में एसओजी को शामिल कर लिया गया। वैसे भी जिस तरह विक्रू कांड में पुलिस सवालों के घेरे में आई है और उसे अपराधियों पर और उस पर अपराधियों को शह देने के आरोप लगे हैं, उसने पुलिस की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लिहाजा अब पुलिस इस मामले में जल्द बरामदगी कर अपने दाग धुलेगी या फिर नए दागों के साथ हाजिर होगी, ये फैसला भी वक्त तय करेगा। कानपुर से प्रभात अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कानपुर पुलिस ही नहीं बल्कि अलीगढ़ पुलिस की भी चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। यहां सोशल मीडिया पर समुदायों के बीच टकराव ने उसकी मुश्किलें दोहरी कर दी हैं। पहले बसपा पार्षद की तरफ से महाकाल मंदिर पर की गई टिप्पणी का मामला गरमाया, तो अब एएमयू की एक हिंदू छात्रा को लेकर दूसरे समुदाय की धमकी ने मजहबी फसाद छेड़ दिया है। इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नया विवाद छिड़ा है। विवाद छिड़ा है एक छात्रा के कमेंट पर, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर मजहबी रंग छेड़ दिया गया है और छात्रा के खिलाफ पूरा एक समुदाय सक्रिय हो गया। दरअसल एएमयू में पढ़ने वाली बुलंदशहर की एक छात्रा ने हॉस्टल में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाते हुए एक पोस्ट पर टिप्पणी की थी। इसमें कपड़े पहनने को लेकर उसने सवाल किए थे। इसके बाद उसके खिलाफ कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लड़की को निशाना बनाया जाने लगा और उसके बयान पर सवाल उठाए जाने लगे। एक शख्स ने तो बाकायदा लड़की को निशाने पर लेते हुए उससे पहले तो हॉस्टल का नाम पूछा, फिर उसे पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी भी दी, जिसके बाद लड़की ने इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की है। हैबर दानिश जो एएमयू का स्टूडेंट है, उसने इसको सोशल साइट पर यूनिवर्सिटी खुलने पर पीतल का हिजाब पहनने की धमकी दी है और इन्होंने ये भी अंकित किया कि यह छात्र मेरा उत्पीड़न कर रहा है। इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है, विवेचना की जा रही है। इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा नेता और पूर्व मेयर ने इस मामले को लेकर एएमयू में हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का मुद्दा उठाया है। खाएंगे अन्य यहाँ का, पानी पिएंगे यहाँ का, सोच रखेंगे वहाँ की, पाकिस्तान की।
वहाँ चला जाए, वहाँ जा करके वो चाहे लोहे का पहना है, चाहे पीतल का पहना है, चाहे सोने का पहना है, जो भी पहनाना है वो पहना है वहाँ जा करके। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर बिटियाओं का इस तरीके से उत्पीड़न और शोषण होगा तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा। किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल सिर्फ एएमयू में छात्रों के बीच मजहबी अफसाने का नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर मजहबी विवाद खड़ा करके वाहवाही बटोरने का भी है। इससे पहले बसपा के पार्षद सद्दाम हुसैन ने भी उज्जैन के महाकाल मंदिर पर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने महाकाल मंदिर को आतंकियों का अड्डा बनाकर दुष्प्रचार किया। इस पर भड़के हिंदूवादी नेताओं की शिकायत पर पार्षद के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। पार्षद की गिरफ्तारी के लिए क्वारसी थाने में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। सद्दाम हुसैन गिरफ्तार नहीं होता है या प्रशासन द्वारा, मैं तो कहता हूँ गिरफ्तार नहीं करते तो उसकी कुर्की कराइए, उसके घर वालों को उठाइए, जो भी आपको करना है आप करिए। और मैं ये भी जानता हूँ जब प्रशासन विकास दुबे जैसे कुख्यात को पकड़ सकता है तो सद्दाम हुसैन तो कुछ भी नहीं है। हालांकि थाने में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर घिरी पुलिस ने बजरंग दल के नेताओं पर भी कार्रवाई का दावा किया है। ये महाकाल मंदिर पर एक सद्दाम हुसैन है, पूर्व पार्षद बसपा का जमालपुर का, उसने सोशल मीडिया पे कमेंट किया था। आज ये उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन जो कानून है वो अपनी जगह काम कर रहा है। मसला सिर्फ पुलिस कार्रवाई भर का नहीं है, मसला विवादों के मकसद का है। खासकर मजहबी मामलों को लेकर जिस तरह सियासत होती है और समाज में लकीरें खींची जाती हैं, सबको पता है कि पार्टियां इसका सियासी फायदा उठाने से नहीं चूकती। वैसे भी उत्तर प्रदेश के मजहबी मामले सिर्फ जिले या सूबे के न होकर पूरे देश के हो जाते हैं। यूं भी उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 के लिए पार्टियां तैयारी में अभी से जुट गई हैं, अपनी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी हैं। ऐसे में सियासत के लिहाज से ये मुद्दे उसके लिए मुफीद हो सकते हैं। वैसे भी चलन है कि जब मुद्दा न हो तो उसे गढ़ा जाता है। अभी तो शुरुआत ही मानी जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना के दौर में सियासत का ये मनोरंजन कतई नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बरसात का मौसम हो और चारों तरफ जब बाढ़ आए तो प्रशासन को क्या करना चाहिए? जाहिर है आप कहेंगे राहत और बचाव का कार्य किया जाना चाहिए, लेकिन बस्ती में नजारा कुछ अलग ही दिखा। दरअसल यहां अधिकारी बाढ़ से बचने के लिए सरयू नदी के तट पर पूजा पाठ करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का पानी किस कदर कहर मचा रहा है, ये हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। बाढ़ और बरसात का पानी कई गांवों में तबाही मचा रहा है, लेकिन सरयू नदी के तट पर अधिकारी पूजा करा रहे हैं और इस यज्ञ आयोजन में बाढ़ विभाग के अधिकारियों के अलावा कई इंजीनियर भी मौजूद हैं। नदी किनारे बारिश के बीच पूजा पाठ का कैसा इंतजाम किया गया है, ये आप भी देख सकते हैं। गांव वालों को जब इस आयोजन के बारे में पता चला तो वो दंग रह गए। 21वीं सदी और वैज्ञानिक विकास की दुहाई देने लगे। हालांकि उन्हें पूजा पाठ से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसके साथ अगर बाढ़ से बचाव के लिए कर्म भी किया जाता तो कितना अच्छा होता। बार बार कहते रह गए कि कल्याणपुर सहित तटबंध विहीन गांव में ठोकर निर्माण तत्काल किया जाए, रंग बांध बनाया जाए और तब फिर बांध निर्माण की बात की जाए। लेकिन 1.5 किलोमीटर बांध बनाने वाला बाढ़खंड अपना पीठ थपथपाता रह गया। और आज जब बाढ़ विकराल रूप ले चुका है, कल्याणपुर के 2 घरों को सील कर दिया गया है, हेमंत पांडे और केशव पांडे के, तो ऐसी स्थिति में बाढ़खंड अब कटान और बाढ़ से बचाव हेतु बाघा नाला में पूजा पाठ कर रहा है। हमारे यहाँ तटबंध विहीन गांवों को बचाने के लिए, इस घाघरा के कहर से बचाने के लिए बाढ़खंड के अधिकारी कटान और बाढ़ से इस गांव को बचाने के लिए पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक 1 हफ्ते पहले 7 जुलाई को
हमारा घर इसी शर्त पे सील कर दिया गया कि आपके घर के पीछे ठोकर निर्माण का कार्य पुनः शुरू किया जाएगा और यह काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा। इसी शर्त पे इन्होंने मेरे पूरे परिवार को घर बंद करके बाहर कर दिया और अधिकारियों द्वारा यह कहा गया कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप कहाँ जाते हैं। और अब ये इसी पूजा पाठ के सहारे पूरी जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि इसी से ये पूरे गाँव को बचा दें। पूजा पाठ अपनी जगह और सरयू नदी का प्रकोप अपनी जगह। सरयू नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। बंधा और दरिया के बीच बसे दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तटवर्ती गांव के लोगों की रातों की नींद गायब हो गई है। सरकारी सूचना के मुताबिक यहां सरयू नदी का जलस्तर 92.90 मीटर हो चुका है, यानी खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर है। लेकिन अधिकारी पूजा पाठ के सहारे गांव वालों को बचाने में जुटे हैं। पाठ कराने का मकसद ये सही है कि हम लोग अपने संतुष्टि के लिए भगवान से प्रार्थना कर, बस वही चीज़ है। हम लोग बाढ़ से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। गौरतलब है कि बस्ती जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एक बड़ा हिस्सा हरैया तहसील क्षेत्र में पड़ता है। इस क्षेत्र का बीडी बांध जिले का बहुत ही संवेदनशील बांध माना जाता है, इसलिए कि इसी के चलते हरैया तहसील का करीब 80% हिस्सा सरयू नदी के प्रकोप से बच जाता है। लेकिन गांव वालों के मुताबिक इसकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जाता। वहीं सरयू नदी के खतरनाक बहाव से बचाव के लिए एलबी बांध, कटरिया, चांदपुर, गौरा, सैफाबाद और रामपुर कलबारी जैसे तटबंधों के नाम पर हर साल लाखों का वारा न्यारा होता है। तो सवाल है कि लोगों को बाढ़ के खतरे से बचाया कैसे जाए। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कैंट देता है 100% शुद्ध पानी और